हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। स्टूडेंट्स, हम लोग MCS 202 कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन की एक सीरीज कर रहे हैं और इस सीरीज में हम लोग पीछे लास्ट वीडियो तक कॉम्बिनेशनल सर्किट्स पढ़ते हुए हैं। हम लोगों ने देखा कि कॉम्बिनेशनल सर्किट्स में किस तरह से हम लोग एडर बनाते हैं, मल्टीप्लेक्सर, एनकोडर, रीड ओनली मेमोरी, PLA जैसे ना जाने कितने सर्किट्स हम लोगों ने अपनी प्रीवियस वीडियोस में कवर किए। आइए आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसे हम लोग कहते हैं सीक्वेंशियल सर्किट। सीक्वेंशियल सर्किट्स क्या होते हैं, ये कॉम्बिनेशनल सर्किट्स से कैसे डिफरेंट हैं, क्या सीक्वेंशियल सर्किट्स का यूज है। आज की इस वीडियो में हम सीक्वेंशियल सर्किट्स पर बात करेंगे और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो लगभग हर यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन पूछा ही जाता है, कॉल्ड फ्लिप फ्लॉप्स। आज की वीडियो में हम लोग फ्लिप फ्लॉप्स भी कवर करने वाले हैं, उनके सारे टाइप्स कवर करने वाले हैं, तो लास्ट तक बने रहें क्योंकि फ्लिप फ्लॉप्स एक ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो जनरली एग्जाम में पूछा ही जाता है और ज्यादातर स्टूडेंट्स फ्लिप फ्लॉप पढ़ने के बाद भी उसमें कंफ्यूज रहते हैं। सो आज की इस वीडियो में आपके सब डाउट कंप्लीटली क्लियर होंगे, 100% क्लियर होंगे। बस आपको एक काम करना है, इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और फिर भी अगर कोई डाउट रह जाए तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग आज एक नया टॉपिक कॉल्ड सीक्वेंशियल सर्किट्स। गाइस, हम लोगों ने जो प्रीवियस पढ़े, जो हमने अभी तक जितने भी सर्किट्स बनाए जिन्हें कॉम्बिनेशनल सर्किट्स कहा जाता था, कॉम्बिनेशनल सर्किट्स जो हमने एडर बनाया, हमने एडर बनाया, हाफ एडर, फुल एडर, हमने मल्टीप्लेक्सर बनाया, हमने एनकोडर बनाया, हमने ये सारे जो थे ये कॉम्बिनेशनल सर्किट्स थे, राइट। यहां पर सीक्वेंशियल सर्किट्स में हम लोग बेसिकली वो सर्किट्स बनाएंगे जिनमें डेटा स्टोर होता है। हम यहां मेमोरी स्टोरेज वाले सर्किट्स बनाएंगे। सो दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस। यहां पर हम लोग CPU की इंटरनल मेमोरी यानी रजिस्टर्स बनाएंगे, यहां पर हम लोग रैम बनाना सीखेंगे, हम लोग काउंटर्स बनाना सीखेंगे, रजिस्टर्स की ही एक टाइप होती है काउंटर्स, हम लोग रैम बनाना सीखेंगे। ये सारे के सारे सीक्वेंशियल सर्किट्स के एग्जाम्पल हैं, जबकि ये सारे के सारे कॉम्बिनेशनल सर्किट के एग्जाम्पल हैं। यानी अगर आप देख पा रहे हैं, काउंटर्स भी रजिस्टर्स की एक टाइप होती है जो कि काउंटिंग करने के लिए काम आती है, रजिस्टर्स भी CPU की इंटरनल मेमोरी होती है, रैम भी मेमोरी होती है। हम ये सारी मेमोरीज बनाना सीखेंगे क्योंकि सीक्वेंशियल सर्किट्स बेसिकली मेमोरी स्टोरेज करने के लिए ही बनाए जाते हैं। सो दीज सर्किट्स, सीक्वेंशियल सर्किट्स जो यूज होते हैं आर यूज्ड इन मेमोरी स्टोरेज, जो कहना चाहें आप, सर्किट्स, राइट। ये मेमोरी, जबकि ये वाले वो सर्किट्स थे जिनमें कोई डेटा स्टोर नहीं हो रहा था। दीज सर्किट्स डू नॉट स्टोर। आपने ये सब देखा है, ये सब कोई पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी कर रहे हैं। मल्टीप्लेक्सर क्या कर रहा था, मल्टीपल लोग कंप्यूटर्स का डेटा एक सिंगल वायर पर भेज रहा था। एडर क्या कर रहा था, बिट्स को ऐड कर रहा था, राइट। इन सब की अपनी एक पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी थी। ये काम तो करके दे रहे थे बट कुछ स्टोर नहीं कर रहे थे। सो ये डेटा स्टोर नहीं करते। इन सर्किट्स में कोई डेटा स्टोर नहीं होता, राइट। इन्हें बनाने के लिए हम लोग एंड गेट, और गेट और नॉट गेट्स का ही इस्तेमाल करते हुए आए थे। इन सर्किट्स को बनाने के लिए हम लोगों ने एंड गेट, नॉर गेट्स, नॉट गेट्स जैसी चीजों का इस्तेमाल किया। बट सीक्वेंशियल सर्किट्स बनाने के लिए हम लोग एंड गेट यूज करेंगे, और गेट यूज करेंगे, नॉट गेट्स भी यूज करेंगे, साथ ही साथ एंड एक और नया सर्किट यहां जुड़ेगा जिसकी मदद से स्टोरेज मिलेगी हमें, कॉल्ड फ्लिप फ्लॉप्स। हम फ्लिप फ्लॉप्स का भी इस्तेमाल करेंगे, फ्लिप फ्लॉप्स का भी इस्तेमाल करेंगे क्योंकि
सिर्फ एंड गेट, और गेट, नॉट गेट से बने हुए सर्किट में डेटा स्टोर नहीं होता। डेटा स्टोर करने के लिए आपको उन सर्किट्स में एक मेमोरी स्टोर करने के लिए एक स्पेशल सर्किट भी ऐड करना पड़ेगा कॉल्ड फ्लिप फ्लॉप्स। तो इन सर्किट्स को बनाने के लिए आपको एंड गेट, और गेट, नॉट गेट के साथ साथ फ्लिप फ्लॉप्स का भी यूज करना पड़ेगा, राइट। साथ ही साथ यहां जो हम सर्किट्स बनाएंगे ये सारे के सारे यूज करेंगे एक क्लॉक का, क्लॉक पल्स का इस्तेमाल करेंगे। पल्स मतलब समझ रहे हैं, ये ऐसी क्लॉक होगी जो 0101 करके चलेगी, 0101 करके चलेगी, ऐसी ये क्लॉक होगी। यानी पल्स वर्ड का मतलब 01 हुआ। सो एक ऐसी क्लॉक लगाई जाएगी इन सर्किट्स में जो 0 और 1 पर चलेगी। यार इन क्लॉक का यूज क्या है, कैसे इन रजिस्टर्स में, रैम में, इन मेमोरीज के अंदर क्लॉक लगाई जाती है, कौन सी क्लॉक होती है, क्यों लगाई जाती है, सबके आंसर्स मिलेंगे आज की इस वीडियो में, लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस तरफ आप लोगों ने ये सारे सर्किट्स मेरे साथ प्रीवियस वीडियो में देखा, यहां पर नो एनी क्लॉक पल्स इज यूज्ड, कोई क्लॉक वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया गया था, राइट। ये डिफरेंस इंपॉर्टेंट तो नहीं है गाइस, लेकिन हमें जानना जरूरी है कि जो सर्किट्स हम अभी तक बना चुके हैं वो कहलाते क्या हैं। वो सारे के सारे कॉम्बिनेशनल सर्किट्स कहलाते हैं, और जो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ये जो तरह तरह के सर्किट्स हम पढ़ने जा रहे हैं, वो सारे के सारे सीक्वेंशियल सर्किट्स हैं। तो गाइस ये था कि सीक्वेंशियल सर्किट्स होते क्या हैं। सीक्वेंशियल सर्किट्स बेसिकली मेमोरी या स्टोरेज सर्किट्स बनाने के काम आते हैं। इनमें एंड गेट, और गेट, नॉट गेट के साथ फ्लिप फ्लॉप्स भी इस्तेमाल होंगे। फ्लिप फ्लॉप भी एक तरह का सर्किट है जो डेटा स्टोर करता है। वो सर्किट इनमें लगेगा तभी इन मेमोरीज में डेटा स्टोर हो पाएगा। साथ ही साथ इन मेमोरीज को कंट्रोल करने के लिए, इन मेमोरी से कंट्रोल्ड फंक्शंस कराने के लिए इनमें हमें एक क्लॉक पल्स 010010100101 वाली क्लॉक भी अटैच करनी पड़ेगी। सो ये थी गाइस सीक्वेंशियल सर्किट्स की डेफिनेशन। बट सीक्वेंशियल सर्किट्स अगर आपको बनाने हैं, आपको सीपीयू रजिस्टर्स बनाने हैं, आपको रैम बनानी है, आपको काउंटर्स बनाने हैं, तो सबसे पहले आपको फ्लिप फ्लॉप्स समझने होंगे। आपको जानना होगा कि ये फ्लिप फ्लॉप्स ऐसा कौन सा सर्किट है, कैसे काम करता है जो ये डेटा स्टोर कर लेता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक आज का, कॉल्ड सीक्वेंशियल सर्किट्स। तो अगर हम सीक्वेंशियल सर्किट्स की बात करें तो इतना तो आपको अभी तक समझ में आ गया होगा कि इन सर्किट्स की मदद से हम मेमोरी स्टोर करने वाले सर्किट्स बनाते हैं। रैम, रजिस्टर्स, मेमोरी स्टोर करने वाले। तो यार आखिर इनमें ऐसी क्या चीज लगी हुई है जिनसे इनमें डेटा स्टोर हो जाता है? वो कौन सी ऐसा सर्किट है जिनकी मदद से आप एंड गेट, और गेट, नॉट गेट से बनने वाले सर्किट्स में अगर आप उसे जोड़ दें तो भाई वो डेटा स्टोर करने लग जाता है? यार एंड गेट, नॉर गेट, ऑट गेट, एंड और नॉट इन गेट्स का तो हमने पीछे भी इस्तेमाल करा। हमने मल्टीप्लेक्सर बनाया, हमने एडर बनाया, तो भाई वो तो यहां भी इस्तेमाल हो रहे हैं। ऐसा क्या जुड़ गया, ऐसा क्या ऐड हो गया एंड गेट, और गेट, नॉट गेट के साथ कि ये डेटा स्टोर करने लगे? क्या ऐड हो गया, कौन सा सर्किट ऐड हो गया? तो गाइस वो सर्किट है लैच। लैच गाइस, लैच वो सर्किट है जो बेसिकली 1 बिट डेटा स्टोर करता है। इट इज अ सर्किट, ये एक ऐसा सर्किट है जो विच स्टोर्स 1 बिट डेटा, जो 1 बिट डेटा स्टोर करता है। मेरा कहना है यहां पर 1 बिट डेटा। 1 बिट से मेरा कहने का मतलब या तो 0, ईदर 0 और 1, या तो 0 स्टोर होगा या तो 1। एक लैच में 1 बिट डेटा स्टोर होता है। ऐसा है ये सर्किट जो अपने में 1 बिट डेटा स्टोर कर सकता है। 1 बिट डेटा कैसा होता है ये लैच? तो देखिए गाइस, इसे बनाने के लिए इट इज इंप्लीमेंटेड, लैच बनाने के लिए हमें या तो नैंड गेट यूज करने होते हैं या फिर नॉर गेट यूज करने होते हैं। नैंड या नॉर गेट का इस्तेमाल, मैं आपको नॉर गेट याद कराना चाहूंगा। मैंने इनसे प्रीवियस वीडियोस में जब आपको लॉजिक गेट्स पढ़ाए थे तो मैंने आपको नॉर गेट्स के बारे में बताया था, राइट। तो आइए एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं लैच का आखिर क्या है। ये देखिए, ये बनाया मैंने एक और गेट,
सॉरी नॉर गेट, ये बनाया मैंने एक और नॉर गेट, दो नॉर गेट लगाए। यहां से मैंने इनपुट दिया R, यहां से मैंने इनपुट दिया, जरा ये अभी इनपुट को भी कोई नाम मत दीजिए, चलिए ये एक इनपुट दिया। देखिएगा गाइस जरा, ये रहा इसका आउटपुट, ये रहा इसका आउटपुट, जरा ध्यान से समझिएगा। अब इसका आउटपुट जो है वो इसमें इनपुट, इसका आउटपुट नीचे वाले में इनपुट, और नीचे वाले का आउटपुट ऊपर वाले में इनपुट, राइट। दो आउटपुट आते हैं एक लैच के, एक Q और एक Q0। जरा ध्यान से समझिएगा, ये दो नॉर गेट लगाए, ये भी नॉर गेट, ये भी नॉर गेट। इसमें दो इनपुट दिखाए, एक का नाम R रखा, एक का नाम S रखा, दो इनपुट्स हैं। इस वाले नॉर गेट का आउटपुट ऊपर वाले में इनपुट, ऊपर वाले का आउटपुट नीचे वाले में इनपुट। ये जो आउटपुट नीचे वाले में इनपुट जा रहा है, ये जो आउटपुट ऊपर वाले में इनपुट जा रहा है, इस आउटपुट का दूसरे में इनपुट, आउटपुट का दूसरे में इनपुट, इसे हम कहते हैं फीडबैक पाथ। क्या कहते हैं? फीडबैक पाथ। मैं बार बार ये टर्म इस्तेमाल करूंगा तो आप परेशान मत होइएगा, ये फीडबैक पाथ कहलाता है, राइट। ये जो Q और Q0 आप देख रहे हैं, ये इस लैच के आउटपुट्स माने जाते हैं। ये मेन आउटपुट माना जाता है, मेन आउटपुट, मेन आउटपुट इसे माना जाता है, और इसे माना जाता है टेस्टिंग या वेरिफिकेशन आउटपुट, टेस्टिंग आउटपुट। एक लैच के अंदर दो इनपुट और दो आउटपुट दिखाए जाते हैं, साथ ही साथ एक फीडबैक, दो फीडबैक पाथ भी होने चाहिए, नीचे वाले का ऊपर वाले में, ऊपर वाले का नीचे वाले में, ऊपर वाले का नीचे वाले में, नीचे वाले का फीडबैक पाथ ऊपर वाले में। इसका पर्पस क्या होता है, ये आउटपुट्स क्या हैं, सब पर एक एक करके चलिए बात करते हैं। देखिए, क्योंकि ये बाइनरी वाला है, ये पूरा का पूरा सर्किट जो आपको दिख रहा है ये बाइनरी पर काम करेगा, 0 और 1 पर काम करेगा, तो आउटपुट भी आपको यहां पर या तो 0 मिलेगा या तो 1 मिलेगा। ध्यान रहे, आउटपुट या तो 0 मिलेगा या तो 1 मिलेगा। गाइस, अगर 1 आउटपुट मान मिलता है तो हम लोग सेट मानते हैं कि हमारा फ्लिप फ्लॉप सेट स्टेट में है। सेट स्टेट का मतलब कि हमारे इस लैच में 1 बिट डेटा स्टोर है। अगर आउटपुट 1 आ रहा है, आई रिपीट, ध्यान से समझिएगा, अगर आउटपुट 1 आ रहा है तो इसका मतलब हमारे इस लैच सर्किट में 1 बिट रखी हुई है, 1 रखा हुआ है, 1 डेटा स्टोर है, 1 बिट डेटा स्टोर है। और जब हमारे इस लैच में 1 बिट डेटा स्टोर हो रखा है, 1 बिट डेटा रखा हुआ है, इट मींस हम कहेंगे कि वो सेट स्टेट में है। सेट स्टेट में जब भी आउटपुट 1 आएगा, विच मींस कि अंदर 1 बिट डेटा रखा हुआ है, अंदर 1 बिट डाटा स्टोर है, विच मींस हमारा जो ये सर्किट है, ये जो लैच है, ये सेट स्टेट में है। और अगर आउटपुट 0 आएगा तो इसका मतलब होता है रीसेट स्टेट। रीसेट स्टेट का मतलब हुआ कि हमारे फ्लिप फ्लॉप के साथ कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ से मेरा कहने का मतलब, कुछ नहीं हुआ से मेरा कहने का मतलब कि अगर हमारे फ्लिप फ्लॉप में 1 रखा था तो 1 ही है, कुछ नहीं हुआ। 0 रखा था तो 0 ही है, कुछ नहीं हुआ, राइट। तो अगर आउटपुट 1 आ रहा है तो हम कहते हैं कि हमारी लैच जो है वो सेट स्टेट में है, यानी उस लैच के अंदर डेटा जो स्टोर हो रखा है वो 1 है। जो आउटपुट आएगा वही स्टेट मानी जाएगी। आउटपुट आया है 1, विच मींस इस लैच में 1 स्टोर हो रखा है। अगर आउटपुट आ रहा है 0 तो इसे कहा जाएगा रीसेट स्टेट, विच मींस हमारी लैच में डेटा जो स्टोर हो रखा है 0।
समझिए, जो स्टोर है वही आउटपुट पर आएगा। अगर आपके लैच में 1 स्टोर हो रखा है, 1 स्टोर हो रखा है, अगर हमारी लैच में, क्योंकि देखिए इस लैच में सिर्फ 1 बिट डेटा स्टोर होगा एट ए टाइम, 1 बिट डेटा स्टोर होगा, तो अगर इसमें 1 स्टोर हो रखा है तो आपको आउटपुट भी 1 मिलेगा। जो स्टोर हो रखा है वही आउटपुट में आएगा, और उसी के आधार पर हम कहेंगे कि वो सेट स्टेट में है या रीसेट स्टेट में है। अगर आपकी इस लैच के अंदर 1 स्टोर है, 1 डाटा स्टोर हो रखा है, तो उस केस में आउटपुट भी आपको 1 मिलेगा, और आप कहेंगे कि आपका ये जो लैच है ये सेट स्टेट में आया हुआ है। बट अगर आपके इस लैच में डेटा जो स्टोर है वो 0 स्टोर हो रखा है, तो आउटपुट में, यहां मेन आउटपुट में आपको 0 ही मिलेगा, विच मींस ये फ्लिप फ्लॉप ये जो लैच है ये रीसेट स्टेट में है। जो अंदर डाटा स्टोर हो रखा है, जो इस लैच में स्टोर है, ध्यान रखिएगा, एक लैच 1 बिट डेटा स्टोर करती है, या तो 0 या तो 1। पूरी लैच को मिलाकर सिर्फ 1 बिट डेटा स्टोर होता है। तो 1 स्टोर हो रखा है अगर इस पूरी लैच में, तो आउटपुट भी 1 आएगा। हम कहेंगे हमारी लैच जो है जी सेट स्टेट में है। ये सेट रीसेट अच्छे से समझ लीजिए। लेकिन अगर इस लैच के अंदर 0 स्टोर हो रखा है तो आउटपुट भी यहां 0 आएगा, और आप कहेंगे कि हमारी लैच जो है वो रीसेट स्टेट में है। बट फिर इस Q0 का क्या हुआ? ये Q0 वाला टेस्टिंग आउटपुट किस लिए है? किस लिए है? ये टेस्ट करने के लिए है कि आपका लैच सही से काम कर रहा है या नहीं। देखिए, मेन आउटपुट पर या तो आपको 1 मिलेगा अगर 1 स्टोर हो रखा है, या तो 0 मिलेगा अगर 0 स्टोर हो रखा है। बट यहां पर Q0 पर हमेशा यहां का उल्टा आना चाहिए। मेरा कहने का मतलब है, अगर आउटपुट यहां 1 आ रहा है तो यहां 0 आना चाहिए, क्योंकि यहां पर नॉट लगा हुआ है। नॉट का मतलब कॉम्प्लीमेंट होता है, नॉट का मतलब नेगेशन होता है। तो अगर वहां 1 आ रहा है तो यहां 0 आना चाहिए। इससे हमें पता चल जाएगा कि यह आउटपुट सही है, राइट। अगर वहां 0 आ रहा है तो यहां उसका 0 का कॉम्प्लीमेंट, 0 का नेगेशन क्या होता है? 1। 0 का अपोजिट क्या होता है? 1। दिस कॉम्प्लीमेंट मींस अपोजिट, नेगेशन, कॉम्प्लीमेंट, जो कहना चाहें। तो अगर वहां 0 आ रहा है तो यहां 1 आना चाहिए, विच मींस जो रीसेट हमारा लैच है उसका आउटपुट सही है। अगर वहां पर 1 आ रहा है तो यहां 0 आना चाहिए, विच मींस हमारा लैच सही है। लेकिन अगर इन एनी केस यहां 1 आ रहा है और यहां भी 1 आ गया, इट मींस आपके लैच ने काम गड़बड़ किया है। लैच में कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी हुई है। दोनों जगह सेम आउटपुट आ ही नहीं सकता। ये टेस्टिंग आउटपुट इसीलिए दिया गया है ताकि हम पता लगा सकें कि यहां पर जो रिजल्ट आया है वो सही है, हमारा लैच काम सही से कर रहा है या नहीं। तो अगर यहां 1 आएगा तो यहां भी 1 आया, इट मींस लैच में गड़बड़ी हुई है, राइट। लेकिन अगर यहां 1 आया है और यहां 0 आया है, देन इट मींस लैच सही काम कर रहा है। अपोजिट आउटपुट आने चाहिए। इसका हमें यूज नहीं करना, बट इसको देख के हमें यह पता चल जाएगा कि हमारा मेन आउटपुट सही है या नहीं है, राइट। अगर दोनों जगह 0 आ गया तो भी गड़बड़ है भाई, दोनों जगह सेम आउटपुट आना ही नहीं चाहिए। वहां 0 है तो यहां 1 आउटपुट आना चाहिए। हमें पता चल जाएगा कि हमारा आउटपुट सही है। आउटपुट सिर्फ 2 ही आएंगे, या तो 0 या तो 1। 0 आउटपुट आएगा तो हम कहेंगे रीसेट स्टेट है, मतलब हमारे लैच में 0 स्टोर हो रखा है। 0 एक बिट है, एक डेटा है हमारे लिए, स्टोर हो रखा है। अगर हमारा आउटपुट 1 है तो हम कहेंगे सेट स्टेट है, हमारी लैच में 1 डाटा स्टोर हो रखा है, राइट। अब चलिए, हमें Q0 पता चल गया। हमारे ये 2 इनपुट्स रहेंगे। S और R नाम क्यों रखा है इनपुट्स का, ये भी आपके दिमाग में आ रहा होगा। तो S और R आपको याद करने के लिए, आपको समझने के लिए ऐसे समझ सकते हैं, सेट और रीसेट। सेट और रीसेट 2 ही आउटपुट है ना, सेट और रीसेट। तो इसीलिए इन लोगों ने इनका नाम भी उसी के बिहाफ पर रख दिया, S और R। S मतलब सेट, R मतलब रीसेट, राइट। 2 इनपुट, 2 आउटपुट, 2 नॉर गेट। अब इस पूरे प्रोसेस में एक बात हमारे समझ में नहीं आई कि भाई ये जो लैच हमारे सामने दिख रही है ये काम कब करेगी, कैसे काम करेगी। तो गाइस, एक बात जो लैच के बारे में कही जाती है कि लैच जो होता है इट इज लेवल ट्रिगर्ड।
इसके बारे में बोला जाता है कि ये लेवल ट्रिगर्ड होती है। अब ये इतना डिफिकल्ट सा, इतना भारी सा शब्द क्या हो गया, ये क्या है लेवल ट्रिगर्ड, क्या होता है लेवल ट्रिगर्ड? तो गाइस देखिए, जरा ध्यान से समझिए कि इस लैच को कब काम करना है, कब काम नहीं करना, यह तय करने के लिए इसके अंदर इट हैज एनेबल लाइन, इसके अंदर एक एनेबल नाम की लाइन होती है। इनेबल, इस लैच के अंदर एक लाइन, एक इनपुट होता है कॉल्ड इनेबल लाइन। ये इनेबल लाइन जब व्हेन दिस इनेबल लाइन इज, इट हैज एन इनेबल लाइन, इसके अंदर एक इनेबल लाइन होती है, राइट। व्हेन इनेबल लाइन इज ऑन, जब इनेबल लाइन ऑन होती है तो लैच इनपुट लेता है, लैच टेक्स इनपुट, उस समय लैच में इनपुट जाता है। लेकिन व्हेन इनेबल लाइन इज ऑफ, जब इनेबल लाइन ऑफ होती है तो ये लैच इनपुट लेना बंद कर देता है, लैच स्टॉप्स इनपुट। यानी आप इसे ऐसे समझ लें कि ये एक तरह का, ये जो इनेबल लाइन है ये इसमें कनेक्ट की जाती है, जो ये तय करती है कब ये ऑन होगा, कब ये ऑफ होगा। जब इनेबल लाइन ऑन की जाएगी तो इस लैच में इनपुट जाना शुरू होगा, और जब वो ऑफ की जाएगी तो इसमें इनपुट जाना बंद हो जाएगा। अब यही इसके कहीं ना कहीं लैच के प्रॉब्लम का भी एक कारण है, बात करेंगे अभी। लेकिन इस फीडबैक पाथ का क्या रोल है? देखिए, हम जितने भी फ्लिप फ्लॉप पढ़ेंगे, अभी इसको लैच को जब मैं आगे लेकर जाऊंगा, मैं फ्लिप फ्लॉप्स पर बात करूंगा, मैं आरएस फ्लिप फ्लॉप पर बात करूंगा, जेके फ्लिप फ्लॉप पर बात करूंगा, डी फ्लिप फ्लॉप पर बात करूंगा, बहुत सारे फ्लिप फ्लॉप्स पर बात करूंगा। तो इस फीडबैक पाथ का तो हर जगह यूज होगा ही होगा। आखिर ये फीडबैक पाथ है कैसे, क्या काम है इस फीडबैक पाथ का? तो बेटा, अगर आपने ये फीडबैक पाथ अपनी लैच में नहीं लगाया, जरा ध्यान से समझिएगा, अगर आपकी लैच में ये फीडबैक पाथ नहीं है तो ये एक नॉर्मल सर्किट माना जाएगा, नॉर गेट का इस्तेमाल करके बनाया गया एक नॉर्मल सर्किट, जो डेटा तो स्टोर करेगा बट याद नहीं रखेगा अपनी प्रीवियस स्टेट, वो रिमेंबर नहीं रखेगा कि मैं पीछे क्या था, राइट। ये जो फीडबैक पाथ है, इसकी मदद से ये जो पूरा का पूरा लैच सर्किट है, ये जो सर्किट मैंने आपके सामने बनाया जिसको हम लैच कहते हैं, ये सर्किट याद रखता है, रिमेंबर करता है कि उसका आउटपुट क्या था, इसका आउटपुट क्या था। ये अपनी प्रीवियस स्टेट, यानी अपने से पिछले स्टेट को याद रखने के लिए, रिमेंबर रखने के लिए ये लैच इस फीडबैक पाथ का इस्तेमाल करता है। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं, आइए इसको एक और एग्जांपल से देखते हैं। तो गाइज, अगर आपको नॉर गेट की वर्किंग याद हो, नॉर गेट की वर्किंग, अगर हमें नॉर गेट की वर्किंग याद हो बेटा, तो आपको पता होगा कि नॉर गेट में इसकी ट्रुथ टेबल अगर आपने याद रखी हो तो 4 तरह के इनपुट होते हैं, 0 0 1 1, मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको पढ़ाया था। और नॉर गेट में क्या होगा, 0 0 पे 1 होता है, यहां 0 1 पे 0 होता है, 1 0 पे 0 होता है, राइट, और 1 1 पर भी यहां 0 होता है। ये नॉर गेट की वर्किंग थी, ये नॉर गेट की ट्रुथ टेबल थी जो हम पीछे लॉजिक गेट्स में पढ़कर आए हैं, राइट। इसमें अगर आप देखो तो नॉर गेट में 1 तभी आता है जब दोनों जगह 0 हो, बाकी हर केस में यहां 0 ही है। देखो, 0 1 पर भी 0 है, 1 0 पर भी 0 है, 1 1 पर भी 0 है। ये मैं पास्ट में लेके जा रहा हूं, जब मैंने आपको लॉजिक सर्किट्स पढ़ाए थे, जहां एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, नॉर गेट, नैंड गेट, ये सारे सर्किट, जोर गेट्स, इनकी ट्रुथ टेबल पढ़ाई थी। ये थोड़ा सा पास्ट की बात हुई। आइए मैं इसका भी कुछ आपको करके दिखाता हूं। मान लीजिए, सपोज कि यहां से S से मेरा एक इनपुट गया, सपोज S से मेरा एक इनपुट गया, गाइस, सपोज यहां से गया 1, सपोज S से मैंने जो इनपुट डाला वो 1 डाला,
अब नॉर गेट की खासियत क्या है कि अगर इनपुट 1 हुआ तो दूसरी जगह से चाहे कुछ भी आ जाए, कुछ भी आ जाए, देखिए यहां 1 है, दूसरी जगह से कुछ भी आ जाए ये 0 ही जनरेट करेगा। यहां 1 है, दूसरी जगह से कुछ भी आ जाए ये 0 ही जनरेट करेगा। यहां 1 है, दूसरी जगह से कुछ भी आ जाए ये 0 ही। ये सिर्फ 1 तभी जनरेट करता है जब दोनों जगह से 0 हो, राइट। तो अगर यहां से 1 डाला गया है तो ये दूसरे वाले को देखेगा ही नहीं। ये नॉर गेट जो है, ये वाला नॉर गेट जो है वो 1 आने पर डेफिनेटली और डेफिनेटली 100% 0 आउटपुट ही देगा। अगर एक भी इनपुट 1 हो गया तो नॉर गेट का रिजल्ट अगर एक भी इनपुट 1 हो गया तो नॉर गेट का रिजल्ट 0 है। अगर एक भी इनपुट 1 हो गया तो नॉर गेट का रिजल्ट 0 है। अगर एक भी इनपुट 1 हो गया तो नॉर गेट का रिजल्ट 0 है। तो यहां पे अगर इनपुट में 1 मान लू तो मैं दूसरे को देख ही नहीं रहा, सोच ही नहीं रहा, मुझे पता है कंफर्म कुछ भी हो आउटपुट 0 ही आएगा। अब ये आउटपुट यहां से फीडबैक पाथ के सहारे यहां पहुंचा। ये आउटपुट जो इस नॉर गेट का आउटपुट है फीडबैक पाथ के सहारे यहां पहुंचा, राइट, यहां पर पहुंचा। अब मान लेते हैं कि यहां से इनपुट जो है वो है 0, यहां से इनपुट है 1, यहां से इनपुट है 0। अब यहां ध्यान रखिएगा पहले नीचे वाला चलता है। इन फ्लिप फ्लॉप्स में हमेशा याद रखिएगा, इस लैच वाले सर्किट में हमेशा याद रखिएगा कि पहले नीचे वाला चलता है, पहले आउटपुट भी यहां प्रोड्यूस होता है, बाद में ऊपर वाला पार्ट चलेगा। तो पहले मैंने नीचे वाला चलाया, मैंने कहा मान लीजिए इनपुट गया यहां से 1। अब यहां पर अगर 1 पहुंच रहा है तो वहां से कुछ भी आए, वहां से कुछ भी आए, अगर एक 1 है तो आउटपुट 0 गारंटीड है। एक 1 है तो आउटपुट 0 गारंटीड है। अगर एक मिनिमम एक भी 1 है तो आउटपुट 0 गारंटीड है। तो मैंने कहा अगर यहां से इनपुट 1 गया तो डेफिनेटली यहां पर आउटपुट 0 आने वाला है। यहां से घूमकर कुछ भी आ जाए, कुछ भी आ जाए, आउटपुट 0 आने वाला होता है, राइट। अब ये आउटपुट मैंने फीडबैक पाथ के सहारे यहां डाला ऊपर, राइट। ध्यान दीजिएगा यहां पर मेरा Q0 पर आउटपुट क्या आ चुका है, यहां पर जो मेरा आउटपुट आ चुका है Q0 पर वो 0 आ चुका है, राइट। चलिए अब ये 0 जो यहां पर आउटपुट पे जनरेट हुआ है ये यहां से फीडबैक पाथ के सहारे यहां 0 पहुंचा, इस वाले ऊपर वाले में 0 पहुंचा। अब ऊपर वाले से मैंने मान लीजिए 0 पास किया हुआ था। अब 0 और 0 इस नॉर गेट में 2 इनपुट जा रहे हैं, एक 0 जो नीचे वाले फीडबैक पाथ से आया है, एक यहां से आपने 0 भेजा है। तो 0 और 0 पर नॉर गेट क्या आउटपुट देगा, 0 और 0 पर नॉर गेट क्या आउटपुट देगा, 1 देगा। और ये देख लीजिए टेस्टिंग हो गई, ऊपर आउटपुट 1 आया है, नीचे आउटपुट 0 आया है, मतलब आपका लैच जो है वो सही काम कर रहा है। ध्यान दीजिएगा पहले आउटपुट नीचे वाले पार्ट का आता है, राइट। तो आपने अगर यहां से 1 इनपुट दिया तो वो नॉर गेट के पास गया और कुछ भी हो, अगर इनपुट 1 है तो डेफिनेटली आउटपुट यहां 0 ही आएगा। इसी आउटपुट को मैंने फीडबैक पाथ से ऊपर भेज दिया। अब अगर ऊपर से मैं इनपुट 0 डाल रहा हूं तो 0 और 0 पर यहां पर आउटपुट मुझे 1 मिलेगा। तो वहां 1 आया, यहां 0 आया, इट मींस 1 और 0 अलग अलग है, कॉम्प्लीमेंट है, मतलब लैच में सही काम किया है, इसके अंदर डेटा स्टोर हो गया। इसके अंदर आउटपुट क्या आया है, 1 आया है ना, आउटपुट 1 आया, इट मींस इस लैच के अंदर 1 बिट डेटा स्टोर हो गया, 1 स्टोर हो गया, एक 1 बिट डेटा स्टोर हो गया। स्टोर क्या हुआ, डेटा क्या स्टोर हुआ, 1, क्योंकि आउटपुट क्या आया है 1, जो आउटपुट आएगा वही लैच में स्टोर है, राइट। बट इस फीडबैक पाथ की वजह से ही ये संभव हो पा रहा है। विदाउट फीडबैक पाथ ये सिंपल एक नॉर गेट की फंक्शनैलिटी करेगा, ये आउटपुट रिमेंबर नहीं रखेगा। ये आउटपुट रिमेंबर ही नहीं रखेगा तो ऊपर वाला पार्ट काम कैसे करेगा। इस आउटपुट को इस फीडबैक पाथ की मदद से याद रखवाया गया है, इसलिए ऊपर वाले पार्ट ने अपना टास्क करा, राइट। अब कुछ लोग यहां बोल रहे होंगे, दिमाग में आपके आ रहा होगा कि सर आपने इनपुट यहां से 1 लिया है, अगर यहां से भी 1 ले लेते तो, अगर यहां से भी 1 ले लेते तो चलिए चलाकर देखिए ना।
अगर यहां से 1 लिया तो यहां पर रिजल्ट 0 आएगा। ये 0 फीडबैक पाथ के सहारे यहां पहुंचा 0, ऊपर से आपने 1 डाला, 1 और 0 पर, 1 और 0 पर यह आउटपुट देगा 0, ये आउटपुट देगा 0। अरे यहां भी 0, यहां भी 0, ये क्या हुआ? यहां भी 0 और यहां भी 0। अभी तो सिखाया था अगर Q और Q0 पर सेम आउटपुट आ जाए इट मींस ये गड़बड़ कर गया, इट मींस कहीं कुछ गड़बड़ी हुई है, ये अनस्टेबल हो गया, गड़बड़ आउटपुट दे दिया। बस इसी वजह से लैच पिट गए, इसी वजह से यही एक कारण है कि लैच फ्लॉप हो गए, लैच पिट गए, लैच इसका यूज ही गड़बड़ कर गया क्योंकि ये अनस्टेबल रिजल्ट है, ये गड़बड़ रिजल्ट है। लैचेस के बारे में हम डिसएडवांटेज में लिख सकते हैं कि भाई ये गड़बड़ आउटपुट अनस्टेबल हो जाते थे। एक रीजन देख लो भाई, गड़बड़ हो गया आउटपुट। कहीं एक सिनेरियो मैंने ढूंढ निकाला कि यहां से भी 1 दे दिया, यहां से भी 1 दे दिया, तो यहां और यहां सेम आउटपुट आ गया भाई। यहां से 1 दिया तो यहां 0 आया, ये 0 फीडबैक पाथ के तौर पर यहां पहुंचा, और अगर यहां से भी 1 आ गया तो 1 और 0 पर तो आउटपुट 0 आता है, यहां भी 0, यहां भी 0। ओहो, ये तो गड़बड़ है, अनस्टेबल आउटपुट है भाई, कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है। तो भाई ये लैचेस का ड्रॉबैक है, अनस्टेबल आउटपुट आ जाते हैं लैच में, राइट। यहां पर आप चाहें तो लैच के बारे में ये लिख भी सकते हैं कि इट समटाइम्स produce unstable results, राइट। अब ये इनेबल लाइन ये ऑन होती है, वापस आते हैं, चलिए फीडबैक पाथ, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बिना फीडबैक पाथ के काम नहीं होगा, राइट। तो इसे और थोड़ा सा आप सिंपल करते चलते हैं। तो गाइज इन सर्किट्स में इस लैच के अंदर बेसिकली इस इनेबल लाइन के द्वारा तय होता है कि ये लैच कब काम करेगी, कब काम नहीं करेगी। अगर ये इनेबल लाइन ऑन है तो ये धड़ाधड़ इनपुट लेती रहेगी, और अगर ऑफ है तो ये भाई उस समय काम करना बंद कर देगी, इनपुट लेना बंद कर देगी। ये भी एक ड्रॉबैक है लैच का। मान लीजिए ये इनेबल लाइन आप ऑन हुई, मान लीजिए इस लैच के अंदर जो इनेबल लाइन कनेक्ट है, जिसकी ऑन होने पर जो ये इनपुट ले रही है, मान लीजिए वो इनेबल लाइन ऑन है। अब अगर इनेबल लाइन ऑन है तो ये लैच जो है ये धड़ाधड़ इनपुट लेती चली जाएगी, और धड़ाधड़ इनपुट लेती चली जाएगी तो धड़ाधड़ यहां आउटपुट भी देती जाएगी, धड़ाधड़ यहां आउटपुट भी देती जाएगी। भाई इतनी जल्दी इनपुट, इतनी जल्दी आउटपुट, बार बार स्टेट चेंज होगी, कभी 1 कभी 0, कभी 1 कभी 0, कभी 1 1 1, कभी 0 1 0 1, इतनी तेजी से आउटपुट चेंज होगा। भाई हमारे सर्किट्स जो हैं वो गड़बड़ा जाएंगे, हमारे सर्किट जो हैं इस, अगर ये इनेबल लाइन ऑन रह गई, कुछ सेकंड्स के लिए ऑन हो गई, तो ये धड़ाधड़ जब तक ऑन है तब तक, अगर इनेबल लाइन ऑन है तो लैच काम करती रहेगी, इनपुट लेती रहेगी और आउटपुट धड़ाधड़ देती रहेगी। अब वो बदलते जा रहे हैं, कभी 1 कभी 0, कभी 0 कभी 1, कभी 0 कभी 1। आपके सर्किट्स जो हैं वो स्टेबल रिजल्ट ही नहीं पढ़ पाएंगे, आपके सर्किट्स को जो है वो एक प्रॉपर आउटपुट ही नहीं मिल पाएगा। इस वजह से भी ये अनस्टेबल रिजल्ट्स माने जाते हैं कि अगर इनेबल लाइन ऑन रह गई, राइट। आप अपने घर की बात कीजिए ना, आप किसी रूम में गए, आपने लाइट को स्विच ऑन किया, आपने लाइट पर स्विच ऑन किया, उस रूम में काम किया, काम करने के बाद आप रूम से एग्जिट हो गए, आप चले गए, आप रूम से बाहर चले गए भाई, लेकिन लाइट तो ऑन ही रह गई, हुई ना हुई वेस्टेज, लाइट तो ऑन रह गई ना। यानी अब आपको आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद जब याद आया तब आप रूम में आपके ऑफ करेंगे, बट इलेक्ट्रिसिटी तो वेस्ट हुई ना भाई। तो इसको सर्किट के कॉन्टेक्स्ट में देखिए, अगर इस लैच को कंट्रोल करने वाली ये इनेबल लाइन ऑन रह गई, ये भी तो एक सर्किट ही है यार, ये भी तो कहीं ना कहीं से आ ही रही है, एक सर्किट ही तो है जो आपके लैच में काम करने के लिए कंट्रोलर का काम कर रही है। कई लोग इसे इनेबल लाइन, कई लोग इसे कंट्रोल लाइन भी कहते हैं, क्योंकि लैच को कंट्रोल यही कर रही है। जब ये ऑन होती है तो लैच काम करता है, जब ये ऑफ होती है तो लैच काम नहीं करता है। तो अगर ये ऑन ही रह गई तो लैच तो धड़ाधड़ स्टेट चेंज करेगा, कभी सेट रीसेट, सेट रीसेट, या कभी सेट सेट सेट, कभी रीसेट रीसेट रीसेट।
भाई इतनी तेजी से आउटपुट्स प्रोड्यूस होंगे जो हमारे सर्किट्स के लिए गड़बड़ी पैदा कर सकते हैं। इतनी तेजी से बदलते हुए आउटपुट्स हमारे सर्किट को गड़बड़ कर सकते हैं, मतलब अनस्टेबल ये ऐसे भी हो सकती है। इस कमी को ठीक करना था। इसे ही हम लोग कहते हैं, अभी मैंने आपको दिखा था, इसे हम कहते हैं लेवल ट्रिगर्ड, राइट। अनस्टेबल आउटपुट आ जाते हैं क्योंकि इसके इनपुट्स का नाम हमने एस और आर रखा है, इसीलिए इसे एग्जाम में इट इज ऑल्सो नोन एज, इसे आपके एग्जाम में इस नाम से भी बोला जाता है, इट इज ऑल्सो known as SR लैच, क्योंकि इसमें इनपुट्स का नाम एस और आर है, तो लोग इसे पेपर में कहीं SR लैच के नाम से आ जाए और आप छोड़ दो कि सर ने तो सिर्फ लैच ही पढ़ाया था। तो भाई आपको मैंने दिखाया कि इनपुट्स की वजह से भी ये गड़बड़, सेम आउटपुट दे रहा था, गड़बड़ कर सकता है, राइट। दूसरा, इस इनेबल लाइन के ऑन रह जाने पर ये फटाफट ऑन रहेगी, तब तक काम करता रहेगा, फटाफट इनपुट लेता रहेगा, फटाफट आउटपुट देता रहेगा, जिसकी वजह से आपके डिजिटल सर्किट्स गड़बड़ कर सकते हैं, राइट। इन अनस्टेबल रिजल्ट्स को दूर करने के लिए, टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बाय फ्लिप फ्लॉप्स इंट्रोड्यूस हुए, फ्लिप फ्लॉप्स वर इंट्रोड्यूस्ड, फ्लिप फ्लॉप्स इंट्रोड्यूस हुए भाई, फ्लिप फ्लॉप्स का आगमन हुआ, राइट। आइए थोड़ा सा देख लेते हैं। एक अगर पेपर में एसआर लैच आया तो एसआर लैच की आपको ट्रुथ टेबल बनाकर भी समझानी पड़ेगी। एसआर लैच का सर्किट बना देने से काम नहीं होगा, आप उसकी ट्रुथ टेबल भी बनाकर दें ताकि उसको टीचर को समझ में आए। देखिए, एस और आर दो इनपुट, क्यू और क्यू नॉट दो आउटपुट, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट। खाली क्यू लिखना चाहते हैं, क्यू नॉट नहीं लिखना चाहते, कोई दिक्कत नहीं है। तो चार तरह के इनपुट होते हैं, आपको पता है, 0 0 1 1, बहुत दिनों से सर्किट्स में हम पढ़ रहे हैं, 0 1 0 1, चार तरह के इनपुट हो गए, राइट। अब हमें इसकी वर्किंग जो एसआर लैच की है, हमें यहां पर आउटपुट को लिखकर दिखाना होगा। बिना ट्रुथ टेबल बनाए ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं माना जाएगा। और देखिए कैसे स्टेप बाय स्टेप बाकी के इन फ्लिप फ्लॉप्स ने जो इस अनस्टेबल रिजल्ट वाली प्रॉब्लम को सॉल्व किया, कैसे सॉल्व किया, वो भी हमें ट्रुथ टेबल में दिखाई देगी। तो अगर हम इसकी ट्रुथ टेबल पर बात करें तो ये 0 0 पर नो चेंज करता है, यानी अब बात भी सही है, 0 0 का मतलब कुछ नहीं करना, राइट। दोनों 0 मतलब फ्लिप फ्लॉप, सॉरी आपका लैच जिस स्टेट में है वैसा ही रहेगा। अगर उसमें 1 स्टोर है तो 1 ही रहेगा, 0 स्टोर है तो 0 ही रहेगा। यह आपके फ्लिप फ्लॉप की स्टेट को बदलेगा नहीं, सेट को रीसेट नहीं करेगा, रीसेट को सेट नहीं करेगा, मतलब ये कुछ आपके लैच के साथ गड़बड़ नहीं करने वाला है, छेड़छाड़ नहीं करने वाला है। आपके लैच जैसा है वैसा ही रहेगा, अनचेंज्ड, नो चेंज्ड, राइट। जब आप 0 और 1, देखिए 1 और 0 डालेंगे तो ये सेट स्टेट होगी, 1 आउटपुट देगा, और जब 0 और 1 डालेंगे तो ये रीसेट होगी। लेकिन 1 और 1 पर ये अनडिफाइंड यानी गड़बड़ आउटपुट दे रहा था। अभी मैंने आपको दिखाया भी था, ये गड़बड़ आउटपुट दे रहा था, अनस्टेबल रिजल्ट दे रहा था। तो ये एसआर लैच की वर्किंग है। 0 0 पर ये कोई चेंज नहीं करता, कुछ नहीं करता लैच के अंदर, राइट। 0 1 डालने पर ये रीसेट कर देगा। रीसेट का मतलब आप जानते हैं कि उस लैच के अंदर 0 स्टोर कर देगा। 1 0 डालने पर ये लैच के अंदर 1 स्टोर कर देगा, और 1 1 डालने पर ये गड़बड़ आउटपुट दे रहा था, गड़बड़ आउटपुट दे रहा था। तो क्या आप ऐसा कोई सर्किट अपनी मेमोरी में, अपने किसी भी डिवाइस में, अपने किसी भी चिप में लगाना चाहेंगे जिससे कि कहीं किसी सिचुएशन में वो गड़बड़ी कर जाए, वो गड़बड़ आउटपुट दे रहा हो? क्या आप ऐसा कोई सर्किट, कोई ऐसा
अपने चिप में किसी डिवाइस में लगाना चाहेंगे? आपका जवाब होगा नहीं। नहीं, हम तो ऐसा कोई सर्किट नहीं लगाना चाहेंगे जो बाकी सब चीजों पे सेम है बट एक कंडीशन में वो फेल होता हुआ दिख रहा है। जी हां, लैच जो है, एसआर लैच जो है वो अनस्टेबल रिजल्ट देते हैं। 1-1 की केस में ये प्रॉब्लम कर देते थे, राइट? जब एस से 1, आर से 1, यानी एस वाला भी इनपुट 1 जाए, आर वाला इनपुट भी 1 जाए, तो ये अनडिफाइंड आउटपुट्स देते थे। ये एक अनस्टेबल रिजल्ट की प्रॉब्लम है जिसे सॉल्व करने के लिए इन लैच को फर्दर फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट किया गया, राइट? सो ये लैच फर्दर फ्लिप फ्लॉप्स में कन्वर्ट किए गए। कैसे कन्वर्ट किए गए? तो भाई फ्लिप फ्लॉप्स जो हैं इनमें ऐड की गई एक क्लॉक कंट्रोल करने के लिए, इनको कंट्रोल करने के लिए एक 0101 वाली क्लॉक पल्स की गई, राइट? एक टू कंट्रोल द फंक्शंस, एक क्लॉक पल्स ऐड की गई जो 10101010 इस ऑर्डर में चलती थी। तो फ्लिप फ्लॉप्स के अंदर एक क्लॉक ऐड की गई जिसकी मदद से इस लैच की फंक्शनैलिटी को कंट्रोल करने की कोशिश की गई, क्योंकि ये क्लॉक 01010101 इस तरह चलती है, इसलिए इसे बोला गया कि फ्लिप फ्लॉप्स जो होते हैं इट इज एज ट्रिगर्ड। ये एज ट्रिगर्ड माने गए जो 010101 पर चलते हैं, जबकि ये जो थे ये इनेबल लाइन के हिसाब से चल रहे थे जिसे लेवल ट्रिगर्ड बोला गया, राइट? सो ये एज ट्रिगर्ड्स माने गए। इनके अंदर भी स्टोर होता है 1 बिट डेटा, सिर्फ 1 बिट डेटा ही स्टोर होता है। बस एसआर लैच में इन्होंने क्लॉक जोड़कर उसे फ्लिप फ्लॉप में तब्दील कर दिया, एक क्लॉक कनेक्ट कर दी, इनेबल लाइन को दूर भगाया, क्योंकि वो तो ऑन भी रह सकती है भाई। 010101 का मतलब क्या हुआ? ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ। ये कभी भी ऑन नहीं रह जाएगी। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आपने ऑन कर दिया तो बस ऑन 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 ऑन। नो, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये चली ऐसे रही है 0 ऑफ 1 ऑन, 0 ऑफ 1 ऑन, 0 ऑफ 1 ऑन। तो भाई ये ऑन ऑफ ऑन ऑफ, और जब ये ऑन होगी, जब ये ऑन होगी, जब क्लॉक 1 होगी तभी फ्लिप फ्लॉप काम करेगा। व्हेन क्लॉक पल्स इज ऑन तभी फ्लिप फ्लॉप काम करेगा। अगले ही पल वो 0 हो जाएगी तो भाई फ्लिप फ्लॉप काम नहीं करेगा। देन फ्लिप फ्लॉप वर्क्स। तो अब इसमें वो फंडा नहीं है कि भाई लाइन एनेबल ही छूट गई, ये तो ऑन होके फिर ऑफ हो जाएगी अगले ही पल। तो यहां से आपके लैच की फंक्शनैलिटी को कंट्रोल करके उसे इंप्रूव करने की कोशिश की गई और इंट्रोड्यूस हुए फ्लिप फ्लॉप्स, राइट? तो फ्लिप फ्लॉप्स क्या है जी? फ्लिप फ्लॉप आप कह सकते हैं कि एक तरह से इंप्रूव्ड वर्जन ऑफ लैच है, इंप्रूव्ड वर्जन ऑफ लैच है, लैच का इंप्रूव्ड वर्जन, राइट? इनके अंदर एक क्लॉक अटैच की गई जो 0101 क्लॉक पल्स इसीलिए कहते हैं इसे, जो सारे फंक्शंस कंट्रोल करती है। इस 01 की वजह से इसे एज ट्रिगर्ड बोला जाता है। इसमें भी 1 बिट डेटा ही स्टोर होता है, और जब क्लॉक ऑन होगी तो फ्लिप फ्लॉप काम करेगा, अगले ही पल जब क्लॉक ऑफ हो जाएगी तो फ्लिप फ्लॉप काम नहीं करेगा। तो यहां यह प्रॉब्लम कभी नहीं होगी कि क्लॉक ऑन ही रह गई तो आपके इनपुट्स आते जा रहे हैं और फ्लिप फ्लॉप धड़ाधड़ आउटपुट बदलता जा रहा है, अनस्टेबिलिटी कभी नहीं आएगी। तो गाइस इन फ्लिप फ्लॉप्स के कई सारे टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स। नंबर 1 RS फ्लिप फ्लॉप, नंबर 2 JK फ्लिप फ्लॉप, नंबर 3 D flip flop, then number 4 T flip flop, and number 5 master slave flip flop. इनमें से ज्यादातर एग्जाम में कोई एक या दो, ये वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट हैं,
इनमें से आपके एग्जाम में एक या दो पूछे ही जाते हैं। इनमें से, इन पांचों में से कोई एक या दो लगभग हर यूनिवर्सिटी में क्वेश्चंस फ्लिप फ्लॉप में पूछे ही जाते हैं। हमें अब इन फ्लिप फ्लॉप्स पर बात करनी है, इनके सर्किट्स को समझना है और साथ ही साथ इनकी ट्रुथ टेबल भी देखनी है। गाइस, जब भी एग्जाम में इनमें से कोई भी फ्लिप फ्लॉप आएगा, आपको उसका सर्किट बनाना होगा। जैसे अभी मैंने एसआर लैच का सर्किट बनाकर दिखाया, आपको ट्रुथ टेबल बनानी होगी। ये दो चीजें तो कंपलसरी हैं। इन सभी फ्लिप फ्लॉप्स में भी आपको इनका सर्किट डायग्राम एज वेल एज इनकी ट्रुथ टेबल देनी होगी। साथ में आप जितनी थ्योरी लिख पाए, 4 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इनको कवर करते हैं, जो एक्सप्लेन करना चाहें वो आप एक्सप्लेन जरूर करें, बट बिना सर्किट के और बिना ट्रुथ टेबल के आप इन टाइप्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स का आंसर नहीं करेंगे। राइट? तो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स पर, देखेंगे कौन कौन से टाइप्स हैं, उनके क्या क्या डिसएडवांटेजेस, एडवांटेजेस हैं, और एक एक करके इन सारे फ्लिप फ्लॉप्स को कवर करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें, और हां, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।